हेलो जी। हेलो सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, सारे आ जाओ, जल्दी जल्दी करें चालू क्लास को। मैं जब तक लिंक डाल देता हूँ हर जगह से, तो लिंक पहुँच गया बच्चों के पास। गुड इवनिंग नैना। थैंक यू गीतू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार। नितिन गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग इंदर। अंकिता गुड इवनिंग बेटा। आ जाएं बाकी सारे भी, चालू करते हैं बेटा। मैं जरा लिंक पोस्ट कर दूं, चालू कर रहे हैं बस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे आज, ऐसे नंबर 230 है आपका। ऑडिट एविडेंस भी करवा देना, बिल्कुल करवा देंगे जी। टेंशन ना लो, सब होगा। हेलो सर, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ विनय, आप कैसे हो बेटा? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? चलो जी, स्टार्ट करते हैं क्लास को, आ जाओ फटाफट से। मैंने अपना हर जगह लिंक डाल दिया है। जो जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, जल्दी से उन्हें बताओ बच्चे ज्वाइन करें। और हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक बार जल्दी से मेरे को बता दो, चैट पे लिख दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है? जल्दी से एक बार बताओ। स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद। ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है बेटा? एक बार से बता दो फटाफट। ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है? ऑल गुड, ऑल परफेक्ट। ठीक है, आ जाओ जी। चालू करते हैं अब इसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आज की हम इस क्लास में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। टारगेट तो पूरा रखते हैं कि पूरा खत्म हो जाए, बाकी देखते हैं जितना खत्म होगा उतने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चालू करने से पहले सबसे पहले आप मेरे को एक बात बताना, मैंने आपको एक छोटी सी चीज बोली थी, हमने पूरा कारो कंप्लीट करा, क्या आपने कारो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करे या नहीं करे? ठीक है। अगर कारो के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए हैं बेटा, कल वाली क्लास से पहले पहले, कल भी आपकी 10 बजे क्लास है, उससे पहले पहले आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के सारे क्वेश्चन और कारो के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है ना? सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। आओ, अब इसके बाद आगे चलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटा एक बात समझना, ऑडिटर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन क्यों बना रहा है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आए, और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का ऐसे आया 230। ऐसे आया आपका 230। ऐसे 230 बात करता है ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, आपको याद रखना है, जैसे 200 आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ऐसे जो जो ऐसे हमारे काम के हैं, और ये ऐसे तो वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें स्टडी मैट ने पूरा पूरा चैप्टर बता दिया ऐसे 230 का, तो आपको पता होना चाहिए। नाम क्या है ऐसे 230 का? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि ऑडिटर जो है किन किन चीजों को डॉक्यूमेंट करके रखेगा, उसके बारे में बात करी गई है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? अब इसके बाद और चीजें यहां पर समझना, और क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, ऐसे 230। और इससे एक चीज आपको और बता देता हूं, इसको वर्किंग पेपर भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ऑडिटर ने जो काम करा है, वर्किंग पेपर भी इसको बोला जाता है। कभी कभी इसको वर्क पेपर्स भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है? क्या क्या बोलते हैं ऐसे 230? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, वर्किंग पेपर या वर्क पेपर। सर ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, कभी भी क्लाइंट की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं एज अ ऑडिटर, मैं गया, मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, मैंने डॉक्यूमेंटेशन अपने लिए बनाए हैं भाई, ताकि अगर आगे सेम इंडस्ट्री का कोई और प्लेयर मेरे से ऑडिट करवाएगा, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं देखूंगा कि मेरे को किसको देना है, कितना शेयर करना है, किस एक्सटेंट तक देना है, ये सबकी जिम्मेदारी मेरी है। प्रॉपर्टी ये हमेशा ऑडिटर की होगी, क्लाइंट की नहीं होगी। इसके ऊपर सवाल बहुत बार आते हैं, इस चीज को याद रखना।
अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। सर आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों बना रहे हो? सबसे पहली बात, ताकि ये एक सफिशिएंट और एक ये अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड दे सके। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड ऑफ द बेसिस फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट। सर ऑडिटर जो है वो कंपनी को एक रिपोर्ट बना करके दे रहा है ना, तो उस रिपोर्ट के लिए आप ध्यान रखना आपका ये जो रिकॉर्ड है ना, ये सफिशिएंट भी है और अप्रोप्रिएट भी है। सफिशिएंट क्यों? ये इनफ है, क्योंकि इसमें ना सारी चीजें लिखी जाएगी। आपने कौन सा ऑडिट का प्रोसीजर परफॉर्म करा, आपने कौन से स्टेप्स लिए ऑडिट के, वो सारी चीजें लिखी जाएगी। और अप्रोप्रिएट क्यों है? अप्रोप्रिएट का मतलब हाँ ये बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली चलता है और अप्रोप्रिएट है। अगर ऑडिट का कोई भी रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हो किसी भी कंपनी में, तो उसके पीछे ये एज अ बैकिंग की तरह काम करता है कि भैया ये डॉक्यूमेंट पीछे बैकअप के लिए हमारे पास है, ताकि हमें ये पता चल सके जो भी आपने ओपिनियन फ्रेम करा है उसके पीछे की क्या बेसिस है। ठीक है, यहां तक की हमारी बातें हुई। आगे एक बात और समझना, एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान, ये एक तरीके का एविडेंस होता है कि जो आपका ऑडिट है वो प्लान हुआ है एंड परफॉर्म हुआ है इन अकॉर्डेंस विद एसए एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मतलब ये क्या कहता है, सर आपका जो ऑडिट पूरा का पूरा हुआ, वो पूरा का पूरा ऑडिट एज पर जितने उसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग लग रहे थे, जितनी लीगल रिक्वायरमेंट थी, जितनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी, क्या भैया वो सारी पूरी हुई या नहीं हुई, ये हमारे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बताता है। एज एन ऑडिटर मैं अगर कभी भी किसी भी कंपनी का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूं तो मैं उसमें सारी चीजें लिखूंगा। मैंने इसमें कौन से एसए फॉलो करे, इस क्लाइंट के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट कौन सी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कौन सी है, तो वो सारी की सारी बातों के ऊपर यहां पर एक रिकॉर्ड बनता जाता है, जिसको बोला जाता है ये ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स हैं। ठीक है, यहां तक की हमारी बातें हुई। अब इसके बाद जरा आगे चलते हैं, आगे की बात समझना। ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी है, ये बात मैंने आपको बता दी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है? एक ऑडिट एविडेंस है जो आपका सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। बात ध्यान रखना, सफिशिएंट का मतलब है इतना चल जाएगा, अप्रोप्रिएट जो जरूरी है वो चीज है या नहीं। ठीक है, अब इसके आगे और दो चीजें, ऑडिट फाइल, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहां एक बात और समझो, ऐसे 230 बात करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब ये क्या बात करता है? इट इज टू बी अडेप्टेड एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ये उन सर्कमस्टांसेस में लगाया जाता है जहां जरूरी है, व्हेन अप्लाइड टू ऑडिट ऑफ अदर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी आप ऑडिट करते हो पहले के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, पता है उसे क्या बोला जाता है? जैसे आपने किसी ओपनिंग बैलेंस का ऑडिट करा, किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी एंटिटी के जितने पहले के ओपनिंग बैलेंस हैं, जो पीछे के पीरियड में क्लोजिंग रहे होंगे, वो इस साल ओपनिंग बने होंगे, तो जब आप उन चीजों को चेक कर रहे हो तो वहां पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत काम में आते हैं। सर मेरे को ओपनिंग बैलेंस को चेक करना है, मेरे पास कोई रिलायबल डाटा ही नहीं है, मैं कहां से चेक करूं? तो उसके लिए मेरे पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि पिछली बार जब इसकी ऑडिट हुई थी तब कैसे हुआ था। ठीक है, यहां से एक ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये पीडीएफ आपको बाद में शेयर कर दूंगा। अब एक बात और समझना, डेफिनेशन क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, यस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आ रहा प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, ये बात ध्यान रखना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? सर कभी भी आपके पास पेपर में ऐसे 230 का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले दो चीजें लिखना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी होती है ऑडिटर की। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को वर्किंग पेपर या वर्क पेपर बोला जाता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे चलते हैं, आगे की बात समझना। सबसे पहली चीज इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म। भैया सबसे पहला काम आप क्या करते हो? सबसे पहला काम करते हो, मैं किसी भी जगह किसी भी एंटिटी की ऑडिट कर रहा हूं तो कौन सा ऑडिट प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करा। तो सबसे पहली चीज क्या है? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कौन सा हुआ। उसके बाद जब मैंने ऑडिट का प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया तो भैया ऑडिट एविडेंस कौन कौन से ऑब्टेन हुए वो बताओ। सबसे पहली चीज क्या थी? कौन कौन सा आपने प्रोसीजर लगाया ऑडिट करने के लिए, फिर वहां से क्या सबूत मिले, और जो सबूत मिले हैं उससे कौन से कंक्लूजन पे ऑडिटर पहुंचा है, इन तीनों चीजों की समरी मेरे को देनी है। उसी को बोला जाएगा क्या? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। मेरे साथ साथ दोबारा बोलो क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बहुत नॉर्मल सी बात है, क्या बात करेगा? ऐसे 230 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो तीन बातों के ऊपर बात करता है। सर आपने कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करे, उनसे क्या क्या एविडेंस आए, उस एविडेंस से आपके क्या क्या कंक्लूजन निकले, यही तो काम होगा ऑडिटर का। सबसे पहले क्या करेगा? सर उसने कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करे, प्रोसीजर हो गए, आगे बात करो उसके कौन कौन से रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिले, ऑडिट एविडेंस मिल गए, उससे उसने कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाला होगा, कौन से कंक्लूजन पे आप पहुंचे हो। ठीक है, यहां तक की बातें आपको क्लियर है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की अच्छे से डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर होगी। डेफिनेशन के बाद आगे चलते हैं, जरा आगे की बात समझना।
ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये अभी हम पहले ऊपर पढ़ भी चुके हैं। पहला, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ साथ कुछ तो बैकिंग ऐसा होना, वो क्या है आपका, कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट है और अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड है, कि भैया क्या बेसिस है ऑडिटर रिपोर्ट की, क्या बेसिस है। जैसे मान लो मैंने एक कंपनी को बोला कि भैया मैं तो अपनी ऑडिट की रिपोर्ट में लिख कर दे रहा हूं तुम्हारा क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, तो उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगा। दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, क्या पूरा का पूरा जो ऑडिट हुआ है, सबसे पहले बात समझना, क्या पूरा का पूरा जो आपका ऑडिट हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, कैसे हुआ है, तो क्या वो प्लान और परफॉर्म एसए के रेगुलेशन में हुआ या नहीं हुआ, क्या एसए के साथ साथ बाकी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उस पर लगी या नहीं लगी, ये दो ऑब्जेक्टिव है। तो सर अभी तक हमने क्या क्या बातें बोली, सिंपल सी बात है, देखो बहुत सिंपल है, ठंडे दिमाग से सुनना, एक बार में समझ आ जाएगा। सबसे पहले एसए 230 का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर दो ऑब्जेक्टिव है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको एक बेसिस दे रहा है, जिस बेसिस पर आपने ऑडिट की रिपोर्ट बना रखी, पहली चीज क्लियर हुई, और वो बेसिस जो है वो सफिशिएंट भी है और अप्रोप्रिएट भी है। इसके साथ साथ एक दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा तो बहुत सिंपल है, जो ऑडिट हुआ है वो एस पर जितने एप्लीकेबल एसए हैं, जितनी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी पूरी हो रही है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या था, देखो ऊपर वाला था हमारा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट बेसिस देना, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट बेसिस देना। नीचे वाले की बात हमने क्या करी, जो ऑडिट हुआ है, ऑडिट किस तरीके से प्लान हुआ है और किस तरीके से परफॉर्म हुआ है इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट एसेस, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये बताना है। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एक बार मेरे को जल्दी से डेफिनेशन बता दो, डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से ऑडिट के प्रोसीजर आपने परफॉर्म करे, कौन सा ऑडिट का एविडेंस मिला, और इसके साथ साथ आप कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की तो सारी की सारी बातें क्लियर होंगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे समझना नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, फिर से वही बात लिख दी, वही बात को देख लो कितनी बार रिपीट करता है, कह रहा है ये एक बेसिस देता है कंक्लूजन का, ठीक है, ताकि ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके, और ऑडिट जो है वो प्लान और परफॉर्म एसए के हिसाब से हुआ है, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है। सर एक ही चीज को बार बार लिख रहा है, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक की तो नॉर्मल बात है। अब इसके बाद आगे समझना, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, हाउ डू वी नो द जो एविडेंस ऑब्टेन हुआ है वो रेलेवेंट है फॉर द कंक्लूजन टू बी ड्रॉन और नॉट। बेटा देखो ये बात आपको पता कैसे चलेगी, जब मैं कहीं भी किसी भी जगह पर ऑडिट कर रहा हूं ना, तो जो मेरे को एविडेंस मिले हैं, क्या उस एविडेंस से कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुई है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या नहीं, आपको ये बात चेक करनी है। बात ध्यान से समझना, मेरे को ऑडिट का एक एविडेंस मिला कि इसके डेटर का अमाउंट बहुत ज्यादा ऊपर या डेटर का अमाउंट बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है, तो मैं चेक करूंगा क्या इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुआ या नहीं हुआ। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब मटेरियल जो धंधे के लिए इंपॉर्टेंट हो, मिस स्टेटमेंट जितना दिखाना चाहिए था उतना नहीं दिखाया, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो मैं बोलूंगा हाँ ये ऑडिट एविडेंस मेरे लिए रेलेवेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ऑडिटर की जजमेंट, यस बिल्कुल ऑडिटर की जजमेंट होती है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वो लगाता है। ठीक है, अब इसके बाद जरा आगे चलते हैं, आगे की एक बात समझना, इसके ऊपर बेटा बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मैं क्यों बना रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम लोगों को बोला, मैं तुम्हारे को जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैंने तुम लोगों को बोला कि इसके ना अभी समरी नोट्स बनाते हुए चलो, तुम समरी नोट्स क्यों बनाते हो, सिंपल सी एक बात बताओ, आप समरी नोट्स क्यों बनाते हो, ताकि पेपर से पहले आपकी रिवीजन बहुत फास्ट हो जाए, आपको सारी की सारी चीजें प्लान करने में आसानी हो जाए कि यार मेरे को इस सब्जेक्ट को प्लान कैसे करना है, इस सब्जेक्ट को आगे कैसे लेकर के जाना है ना। ये आपका पेपर के टाइम तक बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारा डाटा बहुत छोटे समय में बदल जाएगा, मतलब बहुत बड़े डाटा को आप बहुत छोटे समय में रिवाइज कर सकते हो, यही सब चीजें होती हैं। सेम वैसे हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्यों बना रहे हैं, सिंपल सी बात ध्यान रखना, पहले 3 पॉइंट है बिजनेस स्टडीज के जो फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के, उन्हीं के बेसिस पर है। मुझे एक बार बताओ कि पहले 3 फंक्शन क्या थे। सर पहला फंक्शन होता है हमारा प्लानिंग, प्लानिंग के बाद आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आती है। मेरे लिए मेन पहले दो है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले देखो, अगर आपके पास ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन है तो इंगेजमेंट टीम का मतलब होता है ऑडिटर की जो टीम है वो प्लान और परफॉर्म कर सकती है ऑडिट को बहुत आराम से। अगर मेरे पास पहले के सारे डॉक्यूमेंटेशन बने हुए हैं तो आप ऑडिट को बहुत आराम से प्लान कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, फ्यूचर हेल्प के लिए। हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है। आगे एक बात और समझना,
ये डायरेक्शन के काम आती है। सुपरवाइज द ऑडिट वर्क एंड टू डिस्चार्ज देयर रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बात समझना, अगर मेरा ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है ना, तो मैं अपने ऑडिट को प्लान भी अच्छे से करूंगा, प्लान के साथ परफॉर्म भी कर सकता हूं, मैं लोगों को सुपरवाइज कर सकता हूं, उन्हें डायरेक्शन दे सकता हूं। किस बात की डायरेक्शन? जैसे मेरे नीचे 4 आर्टिकल काम कर रहे हैं, मैंने 4 आर्टिकल में से एक आर्टिकल को बोला भाई तेरा काम खाली इतना है, तू स्टॉक को जाकर के चेक कर, स्टॉक के सारे रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी। अगर आपने सामने वाले बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तो आएगी ना। तो देखो तीसरा पॉइंट क्या डाला है, तीसरा पॉइंट इन्होंने डाला अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। इससे आप क्या करते हो, अपनी एंगेजमेंट टीम को अकाउंटेबल कर देते हो। बताओ पहले 3 पॉइंट याद हुए या नहीं हुए? मेरे साथ साथ बोलना। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के क्या पर्पस है? सर सिंपल सी बात, ये ऑडिट को प्लान और परफॉर्म करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। दूसरा, डायरेक्शन देने में हेल्प करता है, ताकि लोगों की क्या रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो बताई जाए, लोगों को अकाउंटेबल ठहराया जाए कि ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। पहले 3 पॉइंट याद हो गए? पहले 3 पॉइंट तो नॉर्मल है, आगे की बात समझना। अब इसके बाद कुछ और चीजें। सर सबसे पहले, अगर कोई फ्यूचर ऑडिट हो रहा है तो उसके सारे मैटर्स को रिकॉर्ड करता है। बात समझना, बात क्या है? रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट। फॉर एग्जांपल, सर मैं ना किसी थिएटर का जाकर के ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है, V3S में थिएटर्स है, या आपके जो फन सिनेमाज होते हैं, मैंने जाकर के उनका ऑडिट करा। मुझे पता चला इस इंडस्ट्री में कोई चीजें ऐसी हैं जो मेरे को हर बार चेक करनी जरूरी है, तो मैंने उनको नोट करके रख लिया। अब यार अगली बार मैं कोई भी फ्यूचर ऑडिट में जा रहा हूं, तो ऐसे मैटर जिनकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस है, जो यार हमेशा कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको अभी से रिपोर्ट करके रख लो, क्योंकि वो आगे फ्यूचर ऑडिट में आपको काम में आएंगे। पहली बात क्लियर हुई, फ्यूचर ऑडिट। दूसरा एक बात और समझना, अगर कोई भी ऐसा प्लान है जो फ्यूचर ऑडिट में आपकी हेल्प करेगा, है ना, तो अगर मैंने उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आज बना रखा है, तो क्या उससे मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं हो जाएगी ऑडिट की? सर बिल्कुल अच्छी होगी। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे को कह रहा हूं तुम्हारे को मई में पेपर देने हैं, और तुम्हारा आज से पूरा प्लान रेडी है कि सर मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है, और उस प्लान के हिसाब से आप चल रहे हो, फ्यूचर के जो भी डिसीजन है उसके हिसाब से आप चीजों को लेकर के अगर आज चल रहे हो, तो आपका जो भी क्वालिटी है उस आंसर को प्रेजेंट करने की, उस सब्जेक्ट की, वो अपने आप बढ़ेगी ना। सेम काम ऑडिट के साथ होता है। अगर मैंने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पहले से बना रखे हैं फ्यूचर ऑडिट के लिए, तो मेरी क्वालिटी भी तो अच्छी होगी ना भाई। क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? ताकि क्वालिटी कंट्रोल, रिव्यू और इंस्पेक्शन को मैं ध्यान दे सकूं, जो होते हैं आपके एसक्यूसी के अकॉर्डिंग। एसक्यूसी का मतलब क्या है? एसक्यूसी का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, या स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उसमें पहला है जो बताता है क्वालिटी कंट्रोल का रिव्यू और इंस्पेक्शन कराया जाता है कि आपने अपनी ऑडिट सही तरीके से करी है या नहीं करी है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के वर्किंग पेपर्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ध्यान रखना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सारी की सारी डिटेल आती है, वो अभी आप आगे नीचे पढ़ोगे क्या क्या कंटेंट आएगा, ठीक है। अभी जितना बता रहा हूं पहले उसके ऊपर बात कर लो। इसके साथ साथ अनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। देखो सबसे पहले फ्यूचर ऑडिट के लिए हेल्प करा, तुम्हारी अपनी क्वालिटी अच्छी हो गई, तुम्हारी अपनी क्वालिटी अच्छी हो गई, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कह रहे हो बाहर के बंदे से आके हमारा इंस्पेक्शन करा दो, हमें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए भी आप करवा सकते हो, बिल्कुल, चाहे लीगल हो, कोई रेगुलेटरी हो, या अदर रिक्वायरमेंट हो। जैसे कई बार ऐसा होता है, कंपनी के ऊपर जीएसटी की टीम आकर के कोई भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना इंस्पेक्शन करवाना चाहती है, क्या उसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम में आएंगे? भाई बिल्कुल आते हैं। अगर कोई जीएसटी की रेट डलती है, कोई इनकम टैक्स की रेट डलती है, तो ऑडिट के भी तो डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा करा या नहीं करा। सिंपल सी बात है ना। तो फटाफट से बताओ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के पर्पस क्या है? भाई देखो कुल मिलाकर के 6 पर्पस है, बहुत नॉर्मल से पर्पस है। पहले 3 को अभी बाद में रखो। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सर फ्यूचर ऑडिट में ऐसे मैटर जो कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस के हैं उनके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि उनको आप रिपोर्ट करके रख रहे हो। फ्यूचर ऑडिट के लिए हेल्प करेगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के लिए हेल्प करेगा। तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है, तुम कह रहे हो अबे जाना, जो बंदा आ रहा है आ जाए, मैं तो चेक करा लूंगा, मतलब एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए भी हेल्प करेगा। पहले 3 पॉइंट तो वैसे ही बहुत नॉर्मल थे। प्लान और परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, लोगों को डायरेक्शन देने में हेल्प करता है, साथ में उनकी जो रिव्यू वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बन चुकी है, और तीसरे पार्ट में क्या आ रहा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी ठहरा दो। ये आपके 6 के 6 पॉइंट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। बताओ जल्दी से, क्या आपको पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तक सब कुछ क्लियर है? पर्पस इज जनरली द एक्सप्लेनेशन ऑफ दोस टू ऑब्जेक्टिव, राइट, बिल्कुल वही दो जो आपके ऊपर के ऑब्जेक्टिव थे, बस उन्हीं को एक्सप्लेन करा गया है, पर आपको ये कीवर्ड्स लिखने जरूरी है, ठीक है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के 6 पर्पस बताओ बिना देखे क्या क्या होंगे। मैं इसको हटा देता हूं। देखो 6 पर्पस आपके कौन कौन से, जल्दी से मेरे को बताओ। सर 6 पर्पस बहुत नॉर्मल है। प्लान और परफॉर्म द ऑडिट, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, डायरेक्ट करना, सुपरवाइज करना, साथ में अकाउंटेबिलिटी ठहराना। इसके बाद सर फ्यूचर ऑडिट के काम में आएगा, मेरी क्वालिटी अच्छी होगी, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन करा लूंगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताएंगे बेटा, यहां तक की सारी बातें क्लियर है आपको?
इसके बाद एक इलस्ट्रेशन है, एक इलस्ट्रेशन और देखना क्या लिखा है इसमें। A new team member of the auditor of Extremely Vibrant Limited was of the view that audit documentation doesn't help in planning the audit of any company. कहने प्लानिंग वगैरह में काम में नहीं आते। तुम बताओ प्लानिंग में काम में आते या नहीं? सर पहला पर्पस था प्लान और परफॉर्म करना, ठीक है। तो कह रहा है कोई रिलेशन है, तो हम लिखेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग में बिल्कुल काम में आता है और ये मोर इफेक्टिव वे में लेकर के जाता है ऑडिट को, क्योंकि ये प्लान भी करता है और परफॉर्म भी करता है, ठीक है। यहां तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। बताओ जी, यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हैं? एक बार जल्दी से चैट पे लिखेंगे, वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से चैट पे बताओ आप लोगों को यहां तक की सारी बातें क्लियर। चले आगे, आओ जी। सर इसके आगे की बात करते हैं, यहां तक की हमारे को सारी बातें हो गई, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं लूंगा आज, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा नहीं हुआ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में करा दूंगा, पर जितना कर रहे हो इतना अच्छे से करो कि बाद में वो चीजें तुम्हारे को याद रहनी चाहिए। भाई बात समझो, एग्जाम्स तक रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। रोज पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 40 मिनट पढ़ो, 50 मिनट पढ़ो, पर मेक श्योर जो उस क्लास में पढ़ा है ना वो आपके टिप्स पे होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। आज अब जरा इसके बाद एक बात और करते हैं, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कह रहा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की क्या फॉर्म होती है, उसे तुम कैसे रखते हो, उसमें क्या कंटेंट आता है। यही अभी एक तन्नू बच्ची ने मेरे से पूछा भी था कि उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी हमारी और क्या एक्सटेंट है, कहां तक मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाने। तो देखो सबसे पहली बात क्या लिखी है, ऑडिटर शेल प्रिपेयर द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो कि सफिशिएंट हो। ये बात तो आपको अच्छे से पता है, सफिशिएंट भी होना चाहिए सर, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। और एक बात और भाई, ये उन ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी है जिनको पहले कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है उस इंडस्ट्री में काम करने का। एक बात बताओ, मैं किसी इंडस्ट्री में अपने पहले क्लाइंट को डील कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला मैं रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन सेक्टर में किसी एक क्लाइंट को डील कर रहा हूं, तो यार उसके लिए पहले के कोई अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होंगे, भले मेरे ना हो, पहले किसी और ऑडिटर ने बना रखे हो, तो वो मेरे काम में आ जाएंगे ना कि ऑडिट कैसे कैसे करना है। तो इसीलिए बोला गया कि ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो पता है इसमें चीजें क्या क्या डाली जाती हैं। सबसे पहले आपने क्या ऑडिट के प्रोसीजर परफॉर्म करे, उसका नेचर, उसकी टाइमिंग, उसके एक्सटेंट। भाई देखो तीन बातें, ये तीन बातें ना हमेशा ध्यान रखना। एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, एनटीई का मतलब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। सर जो ऑडिट प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करे उनका क्या नेचर था, वो किस नेचर के थे, आपने ऑडिट कैसे करी, वो कितने टाइम में कंप्लीट हुए और आपने कितना उनका दायरा रख रखा था। एक्सटेंट का मतलब वो कितनी चीजों को चेक कर रहे थे। जैसे टोटल सेल के जो इनवॉइस है वो 1 लाख है, पर उसमें से आपने सिर्फ 10,000 चेक करे, तो उनका एक्सटेंट क्या है ये भी आपको बताना है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात समझना, सर हमने बोला फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट में सबसे पहली बात आई नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, किस चीज का, जो आपने ऑडिट के प्रोसीजर परफॉर्म करे। उसके बाद अगली चीज, जो इनका रिजल्ट आया, रिजल्ट भी बताओ, रिजल्ट के साथ जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ वो भी बताओ। सर एक मिनट रुकना, ये तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की आपकी डेफिनेशन ही नहीं हो रही सर, वही तो चल रही है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन क्या थी, जो आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, जो एविडेंस आया उससे आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे, वही चीज तो बार बार लिख रहा है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए किस हेडिंग के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, बात खत्म। आगे चलते हैं, यहां से आगे की बात समझना। सिग्निफिकेंट मैटर्स, जब आप कंक्लूजन पे पहुंचे हो तो उसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर है जिसपे तुम्हारी प्रोफेशनल जजमेंट लगी हो। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर है जहां पर आपने अपना कुछ ओपिनियन दिया या आपने अपना कुछ कंक्लूजन दिया, उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में जरूर नोट कर लेना। तो एक बात बताओ, अभी तक आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या नोट कर रहे हो? भाई सिंपल सी तो बात है, पहला नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, किसका, ऑडिट जो प्रोसीजर परफॉर्म हुए। जब प्रोसीजर परफॉर्म हुए आपको क्या एविडेंस मिले उनके बारे में बताओ। एविडेंस के साथ साथ कोई ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर हैं जिसपे तुमने अपना कोई कंक्लूजन दिया या अपना कोई ओपिनियन दिया और उस पर आपकी कोई अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगी है, तो उसके बारे में बता दो। कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। अब एक चीज आगे और समझना, जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे हैं उसमें आपको क्या क्या चीजें बतानी पड़ेंगी। ये तो बहुत सिंपल है। एक बात बताओ, मैंने कोई भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करा तो सबसे पहले आपने उसमें कौन कौन से स्पेसिफिक आइटम को या मैटर को टेस्ट करा था, ठीक है। जैसे मैं परचेज का ऑडिट कर रहा हूं, मैंने सेल का ऑडिट करा, तो मैंने कोई इनवॉइस चेक करे, तो मैंने उसमें क्या क्या बातें चेक करी। उसके बाद वो काम किसने करा ये बात पता होनी चाहिए, और किस डेट पे काम कंप्लीट हुआ, ये सारी बातें लिख के रखो। अगर आगे जाकर के ऑडिट रिपोर्ट में कोई दिक्कत आई तो भैया मैं अकाउंटेबिलिटी तो ठहराऊंगा ना, किस बंदे ने काम करा, कौन सी तारीख को काम करा, मुझे पता तो होना चाहिए। उसके बाद सर जिसने काम करा और जिसने रिव्यू करा उसके बारे में बता देना। देखो
सर आपने अपने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे थे ना, उसमें 3 चीजों के बारे में बता देना, नॉर्मल सी 3 चीजें। कौन कौन से स्पेसिफिक आइटम थे, किस बंदे ने काम करा, कौन सी तारीख को करा और उसको रिव्यू किसने करा। सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक दो चीजें इसमें खाली और आ रही है, उन्हें और देख लो। ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन नीचे इस फैक्टर्स के ऊपर बनता है। मैं अभी आपके साथ वो फैक्टर भी सारे के सारे दिखवाऊंगा, उनको याद भी करवाऊंगा, पर पहले उसके ऊपर एक बार पढ़ लो कि थीम क्या चल रही है। तो देखो, ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट द डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द मैनेजमेंट। कोई भी अगर ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर हैं जिनकी आपने डिस्कशन करी है, किसके साथ, या तो मैनेजमेंट के साथ, या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब होता है आपके एंटिटी के ऐसे लोग जिनका मेन पर्पस है ऑडिट करवाना। तो क्या आपने मैनेजमेंट के साथ, या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो ऊपर के टॉप लेवल के अथॉरिटी के लोग होते हैं, क्या आपने उनसे जाकर के कोई डिस्कशन करी इनके ऊपर? और अगर डिस्कशन करी है तो किसके साथ करी है और कब करी है, ये भी बता दो। यहां तक की बात ठीक है। और जब आप ये सारी बातें बता रहे हो, तो अगर इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी है, जैसे आपने जो अपनी फाइंडिंग निकाली, आपको अपनी फाइंडिंग में पता चला कि डिस्क्रिपेंसी 10% की है, मैनेजमेंट कह रही है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे हिसाब से डिस्क्रिपेंसी तो बस 1 या 2% की है, तो वो इनकंसिस्टेंसी हो गई। उस इनकंसिस्टेंसी को भी दिखा देना। दोबारा से बोलते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, बहुत नॉर्मल सी बात, सर हम अपना जब भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करोगे? पहला, ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म हुए उसके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, क्या एविडेंस मिले, एविडेंस के बारे में बता दो। कोई सिग्निफिकेंट मैटर थे जिसके लिए आपने मैनेजमेंट से डिस्कस करा था, वो बता दो। अब जब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म लिख रहे हो तो उसके अंदर अपने आप में 3 बच्चे हुए। कौन कौन सी 3 बातें बतानी है आपको? जिसमें पहली बात ये बतानी है, स्पेसिफिक आइटम को आपने डील कैसे करा, किस बंदे ने चेक करा, कौन सी तारीख को चेक करा, और उसके बाद उसको रिव्यू किसने करा। इसके साथ साथ कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है, क्या तुमने मैनेजमेंट से जाके बात करी, क्या तुमने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TCWG बोलते हैं, इन लोगों से जाकर के बात करी, और बात करी तो कब करी और किससे करी, क्या उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी थी तो उसको चेक कर लेना। मेरे को यहां तक पहले बताओ कि आपको समझ में आ रहा है? Who will decide a matter to be a significant matter? ये ऑडिटर डिसाइड करता है कि ऑडिटर को कोई लग रहा है कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो आपके P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, इनके ऊपर कोई अगर बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है तो उसको आप सिग्निफिकेंट मैटर बोलते हो, ठीक है। पहले यहां तक जल्दी से बताइए, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो रही है नहीं हो रही? बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है सारी? यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, या क्लियर है यहां तक? एक बार जल्दी से चैट पे लिखेंगे, फिर चलते हैं आगे। बताओ जी। चले यहां से आगे। अब देखो इसके आगे की बात करते हैं, बात समझना और क्या लिखा। द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड ऑन फैक्टर्स। अब एक बात समझना, सर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर आप ये बात डिसाइड करोगे कि मेरा ऑडिट का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कितना बड़ा होना चाहिए, वो किस नेचर का होना चाहिए, उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, कितने बड़े दायरे पे मैं अपना ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन बनाऊं, ये सारी चीजें बतानी है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट आप ये चेक करो, एंटिटी कैसी है। एंटिटी कैसी है मतलब साइज और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो छोटी सी एंटिटी है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कोई बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाने। अगर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी एंटिटी है, जैसे आपकी टाटा है, ठीक है, रिलायंस है, अगर ऐसी कोई बड़ी एंटिटी है, इसमें तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, साइज बहुत बड़ा है, तो इनका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। पहली चीज, पहली एंटिटी कैसी है, और एंटिटी के बाद उसमें जो ऑडिट प्रोसीजर आ रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर का नेचर कैसा है। भाई देखो, हर एंटिटी के हिसाब से जो ऑडिट प्रोसीजर है ना वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। एंटिटी बड़ी है तो आपको ज्यादा प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, एंटिटी छोटी सी है आपको ज्यादा प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्या था, एंटिटी की साइज कैसी है। दूसरा क्या है, एंटिटी के ऊपर जो ऑडिट प्रोसीजर लग रहे हैं उनका नेचर कैसा है। पहले 2 पॉइंट क्लियर हुए, इसी के बेसिस पर मैं चेक करूंगा मेरे डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनने चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एंटिटी का ज्यादातर 2 नंबर का धंधा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिस स्टेटमेंट हैं जो मटेरियल है। बात समझना, देखो इसको मैं यहां लिखता हूं, ये ना टर्म है आपकी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। बात समझना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कोई भी ऐसी मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बहुत ज्यादा मटेरियल है और उसका कितना रिस्क है।
अगर आपको उसकी पहले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा लग रहा है कि यार इसमें ना कुछ कुछ ऐसे मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा मिस स्टेटमेंट की तरह चल रही है ना, कुछ कुछ ऐसी मिस स्टेटमेंट है जो बहुत ज्यादा मटेरियली अफेक्ट कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अगर उसका रिस्क ज्यादा है तो आप अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे खासे लेवल पे बिल्कुल अंदर तक डेप्थ में जाकर के चीजें बनाओ। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मत बनाना। क्लियर हुआ पहले 3 पॉइंट। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो नेचर है वो किन किन फैक्टर पे डिसाइड करता है, पहले 3 पॉइंट बहुत नॉर्मल से। पहला पॉइंट बताओ मेरे को क्या है, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस। उसके ऊपर जो ऑडिट के प्रोसीजर लग रहे हैं एंटिटी पे उनका नेचर कैसा है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क कितना है, उस हिसाब से मैं बताऊंगा। अब एक बात और सोचना, इसके साथ साथ सर जब मैं अपना पूरा का पूरा ऑडिट कर रहा हूं मेरे को कौन कौन से ऑडिट के एविडेंस मिले इसकी भी इंपॉर्टेंस है ना। कितने एविडेंस मिले, बहुत ज्यादा एविडेंस मिले आपको कि भैया ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही नहीं है, तो इसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दो। अगर आपको जो ऑडिट एविडेंस है वो कम मिले हैं तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम बना लेना। बात ठीक है। जब आप यहां तक की बात पहुंच गए, अब इसके साथ एक बात और देखो, क्या आपको कोई एक्सेप्शन मिली। एक्सेप्शन का मतलब क्या है, सेल के बढ़ने से वेरिएबल खर्चे, अगर सेल 10% से बढ़ रही है तो वेरिएबल खर्चे सारे 10-10% से बढ़ने चाहिए। कोई एक ऐसा मेजर एक्सपेंस है जो 50% से बढ़ रहा है, अरे भाई क्यों बढ़ रहा है, एक्सेप्शन है उसका, कोई एक्सेप्शन है तो उसके ऊपर पहुंचो। यहां तक की बात हो गई, हमने एक्सेप्शन भी देख लिया। एक्सेप्शन के आगे चलते हैं, बात समझना। फिर कौन से आपने कंक्लूजन निकाले और कंक्लूजन के साथ साथ कौन से ऐसे बेसिस थे जिस बेसिस के ऊपर आपका कंक्लूजन निकला, ये बातें भी बताओ। क्योंकि आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में ना लिखोगे कि ये ऑडिट बिल्कुल सही तरीके से हुई, क्वालिफाई हुई, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आप दोगे, तो जो आपने अपना कंक्लूजन दिया वो किस बेसिस पे दिया, इन बातों के ऊपर भी डिपेंड करता है मुझे अपना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितना ज्यादा अंदर डेप्थ में जाकर के बनाना पड़ेगा। ठीक है, कितना डीप में बनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ एक बात और, आपने ऑडिट का कौन सा मेथोडोलॉजी या टूल यूज करा था उसके बारे में भी बता देना। ठीक है, एक बार सारे के सारे पॉइंट दोबारा से बोलते हैं, बात समझना, बहुत नॉर्मल सी बात है। भैया मैं किसी भी एंटिटी का जा करके ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन बना रहा हूं, मैं किन किन बातों को ध्यान में रखूंगा। सबसे पहले एंटिटी कितनी बड़ी है, एंटिटी का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, उसके ऊपर कौन से ऑडिट प्रोसीजर लग रहे हैं। ऑडिट प्रोसीजर तो सर लग रहे हैं, उसके ऊपर कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। 3 बातें हो गई। जैसे आपको रिस्क पता चला, आपने जाकर के एविडेंस लिए होंगे, क्या उन एविडेंस का एक ट्रेंड चल रहा है या कोई एक्सेप्शन है, और अगर कोई एक्सेप्शन है तो आपने कोई कंक्लूजन दिया, उस कंक्लूजन का क्या बेसिस है, इस बात से भी डिसाइड करा जा सकता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में को कैसा रखना है। साथ में मैंने क्या ऑडिट की मेथोडोलॉजी यूज करी वो भी मेरे को ध्यान में रखना जरूरी है। बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी से बताओ जी। हमने 6 पेज कर लिए हैं, ऑलमोस्ट अपनी क्लास को आधा घंटा हो चुका है और आधे घंटे में हमारे बहुत आराम से 6 पेज तो निपट गए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट कोई परेशानी है तो मेरे को बताओ फटाफट, ये क्लियर है यहाँ तक। एक बार यहाँ तक का जो भी हुआ पहले उसको रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे हमें आगे बढ़ना है या नहीं। ठीक है, मैं नहीं चाहता आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें बस बोरिंग हो जाए, तो बस जितना जितना आप लोगों को समझ में आ रहा है उतना उतना आप याद करते चलना। यहाँ तक कोई भी डाउट हो कोई भी परेशानी हो तो मेरे को बताओ। क्लियर है यहाँ तक? सर यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। एक बार आ जाओ फटाफट से, जो भी हमने अभी तक पढ़ा पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। आओ सर, अभी तक हमने जो भी बातें पढ़ी एक बार आप उन्हें रिवाइज करा दो, बस उन्हीं को रिवाइज करा रहा हूँ। देखो क्या क्या बातें हैं आपकी, देखना समझना। बात समझो क्या क्या बातें हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिना देखे आप बताना क्या क्या बातें थी। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे है 230। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बोला जाता है वर्किंग पेपर या वर्क पेपर। ऑडिटर के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होने चाहिए मेरे पास कि किस बेसिस पर मैंने अपना ओपिनियन दिया, पहला। दूसरा बहुत सिंपल सा, कि एंटिटी के ऊपर जितने एसे लग रहे हैं, जितनी लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रख रही है, उन सब के अकॉर्डेंस में ही ऑडिट हुआ हुआ है। ये 2 बातें, यहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं। आगे जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ साथ आपको सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देना है। यहां तक की हमारी बातें हुई। डेफिनेशन क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, 3 बात। कौन कौन सी 3 बात, आपने क्या ऑडिट का प्रोसीजर परफॉर्म करा, उसके बाद आप कौन से ऑडिट के कंक्लूजन पर पहुंचे ये बता दो, और साथ में इनके साथ साथ ऑडिट एविडेंस आपको क्या मिले। तो देखो सिंपल सी बात है, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करा, क्या एविडेंस मिला, और एविडेंस के साथ साथ किस कंक्लूजन पे पहुंचे ये आप बता देना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर हमने पहले से ही कर लिया तो इनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये फिर से वही बातें लिखिए, बेसिस बता देगा। बेसिस के साथ साथ ये जो प्लान और परफॉर्म हो रहे हैं वो एकदम वैसे ही हो रहे हैं जो उस पर एप्लीकेबल ऐसे लीगल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लग रहा है उस हिसाब से।
ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है, हम क्यों बना रहे हैं सर? 6 पॉइंट है, बहुत सिंपल से। प्लान और परफॉर्म करने में हेल्प करता है। प्लान और परफॉर्म के साथ साथ किस में हेल्प करेगा? लोगों को डायरेक्शन देने में, सुपरवाइज करने में, उनके ऊपर रिव्यूइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाने के लिए। फिर अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीजें हो गई। उसके बाद फ्यूचर ऑडिट में कोई ऐसी चीज है जो कॉन्टिन्यू सिग्निफिकेंस की है तो उसको पकड़ लो, क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद तो भाई मैं बाहर के किसी भी बंदे को बोल दूंगा एक्सटर्नल इंस्पेक्शन आकर के कर ले। यहां तक की बात हुई। हमने इलस्ट्रेशन देखा तो फालतू सा था। आगे उसके ऊपर बात करना, फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। सबसे पहला, आपने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे हैं उनका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। पहले कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, क्या ऑडिट का एविडेंस मिला, ऑडिट के एविडेंस के साथ कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला, सिग्निफिकेंट मैटर मिला तो क्या आपने उसकी डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ करी या नहीं करी, ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेगी। अब जब आप उसमें ये बता रहे हो कि ऑडिट प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म हुआ, तो ये बता देना कौन कौन से स्पेसिफिक आइटम आपने देखे थे, प्रोसीजर किसने परफॉर्म करा था, कौन सी डेट पे करा था, उसको रिव्यू किसने करा था, ये बातें भी बता दो। और अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला है तो वो आपने जाकर के मैनेजमेंट या TCWG, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इन लोगों के साथ जाकर के डिस्कस करा तो कब करा और कैसे करा, होम किसके साथ करा और कब करा, ये वाली बात बता देना। और इसके साथ साथ यहाँ एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भी आपको यहाँ पर दिखना और समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी मिली है तो उस इनकंसिस्टेंसी के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा, उसको भी लिखना जरूरी है। सर जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं सारे हटा भी दूं आप नॉर्मली बता सकते हो। पहला, एंटिटी की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। पहला तो बहुत नॉर्मल है, एंटिटी की साइज कॉम्प्लेक्सिटी। उसके ऊपर जो ऑडिट के प्रोसीजर लग रहे हैं उनका नेचर कैसा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कैसा है। फिर अगर आपको एविडेंस मिला तो क्या एविडेंस में कोई एक्सेप्शन मिली, एक्सेप्शन के साथ साथ जो आपने कंक्लूजन दिया वो कंक्लूजन भैया किस बेसिस के ऊपर है ये भी तो बताओ। और साथ में आपने क्या ऑडिट के मेथोडोलॉजी लगाई थी, वो यूज हो रही है या नहीं हो रही, बताओ। यहां तक कि आपको सारी बातें क्लियर हुई या नहीं, जल्दी से चैट पे सब बताएंगे। यहां तक कि सारी बातें आपको क्लियर है या नहीं है, बताओ जी। यहां तक सारा क्लियर, कोई डाउट कोई परेशानी है यहां तक तो बताओ। यहां तक की सारी बातें क्लियर है। फिर उसके बाद बस मैं एक छोटी सी चीज आपको खाली और पढ़ाऊंगा, ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा। ऑडिट की मेथोडोलॉजी का मतलब है आपने ऑडिट में कौन कौन से मेथड यूज करें, क्योंकि हमने चैप्टर बीच बीच में उठाया ना, तो पहले एक दो चैप्टर में दे रखा है कि ऑडिट के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, आप किस किस प्रोपोर्शन में आगे जाकर के चेकिंग कर रहे हो, वेरिफिकेशन कर रहे हो, वो भी बताओ। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑडिट की मेथोडोलॉजी। अब यहाँ पर बस आपको एक बात और बता देता हूँ, उससे ज्यादा अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा आप लोगों के साथ, बेकार में बोरियत भरा हो जाएगा। उतना करो जितना आप याद कर सको। बस मेरे से एक बात प्रॉमिस करना, क्लास के बाद जितने पॉइंट हमने डिस्कस करे, ये PDF में डाल रहा हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, सेंड कर रहा हूँ। जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट करे ना, सारे पॉइंट रिवाइज जरूर कर लेना ताकि आपको चीजें याद हो जाए अच्छे से। देखो जी, एक लास्ट चीज और, ओनरशिप किसकी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। वैसे हम ये पढ़ चुके हैं इसीलिए इसको यहाँ कवर करा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, SQC1, SQC का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो इसके 1 में ये बात लिखी है, अगर लॉ या रेगुलेशन कोई बात नहीं कह रहा, पहली बात तो है लॉ या रेगुलेशन ने कुछ कह दिया तो उसकी बात सुन लो। अगर लॉ या रेगुलेशन ने कुछ नहीं बोला तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। और ऑडिटर के अपने डिस्क्रिशन पे देखो क्या लिखा है, ही मे एट हिज डिस्क्रिशन, वो उसकी अपनी चॉइस है, इसमें से वो कितना पोर्शन, कितना एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब हिस्सा होता है, कितना पोर्शन या एक्सट्रैक्ट अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का अपने क्लाइंट को देगा। एक बात ध्यान रखना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट अपना मांग नहीं सकता ना, क्लाइंट ये बोल सकता है कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, भैया ये ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। और ऑडिटर के पास ओनली डिस्क्रिशन है कि इसका कितना पोर्शन या कितना एक्सट्रैक्ट मैं क्लाइंट को दूं। प्रोवाइड सच डिस्क्लोजर डजंट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। एक बात ध्यान रखना, मैंने क्लाइंट को जाकर के कोई भी अपनी चीज बताई कि सर ये मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें आपको ये चीज मैं दे रहा हूं, ये चीज इंफॉर्मेशन शेयर करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मेरे काम की वैलिडिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, मेरे काम की वैलिडिटी उतनी ही होगी। तो सिंपल सी बात बोलूं जो आपको ध्यान में रखना है, अगर लॉ या रेगुलेशन कुछ बोल रहा है तो उसकी बात सुन लो, अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी है। उसका अपना डिस्क्रिशन है कि वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किन किन लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। क्या सर क्लाइंट के साथ कर सकता है? कर सकता है, उसका कोई पोर्शन कोई एक्सट्रैक्ट करना चाहता है तो कर सकता है। उसको शेयर करने के साथ साथ उसकी ऑडिटर की अपनी वैलिडिटी ऑफ वर्क कहीं पर भी हैम्पर नहीं होगी। बस ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। ऑडिटर SQC1 स्पेसिफाई, हाँ रेफर ऐसे 230, हाँ वही वाली बात है। देखो यहाँ पर ये दो चीजें दोबारा से लिख दी, जो दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी वही लिखी हुई है।
एक बार इलस्ट्रेशन 3 और देखते हैं क्या है। अ डायरेक्टर ऑफ वेरी डिफरेंट लिमिटेड वाज ऑफ द व्यू दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ कंपनी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। भैया कंपनी की नहीं होती, ऑडिटर की होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। ये नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, रादर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ठीक है, इसके बाद तो वैसे भी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है और इसके नीचे के क्वेश्चन है। मैं अब आपको एक बात और बताता हूँ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमारा थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, पर मैं आपके साथ वो आज डिस्कस नहीं करना चाहता। वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। जो इसमें 2-4 पेज बीच में बचे हुए हैं वो कल की क्लास में लूंगा। मैं चाहता हूं अभी तक जितना आपने पढ़ा है पहले उसको अपने दिमाग में बिठा लो, अच्छे से उन चीजों को समझ लो, याद कर लो, फिर उसके बाद हम आगे चलें। और कल आधे घंटे के अंदर अंदर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेटा देखो, करने को मैं आज ही 1-1.25 घंटा लगा के चैप्टर खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। आपके ऊपर ना प्रेशर पड़ेगा। चीजें कम पढ़ो, लेकिन ऐसे पढ़ो कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ तक आप बताओ, क्या यहाँ तक आपको सारी की सारी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यहाँ तक की चीजें हमारी याद हुई? मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, वहां से देख करके आज ही आज याद कर लेना। पीछे के कोई क्वेश्चंस पढ़ के देख लेना, जितना पार्ट आपने पढ़ा कर उसमें से आ रहा है तो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। कल इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, आधे घंटा और लगा करके इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे पूरा। ठीक है जी, जल्दी से मेरे को बताओ फटाफट चैट पे, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। ये सब कुछ क्लियर है? बताओ जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो गाइस, आई थिंक यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद का हम बाद की क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक आपको सब कुछ याद भी हो गया होगा। तो बस जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में भी बोला था, बस ऐसे ही मेरे साथ साथ जुड़े रहो। हर दिन हम रात को 10 बजे मिलेंगे, या तो मैं आऊँगा आपके साथ या अंकित सर आएंगे, और एग्जाम तक हम कोई ना कोई टॉपिक उठा करके ट्राई करेंगे उस टॉपिक को पूरा पूरा एग्जाम के लिए अपना प्रिपेयर करते हुए चले। ठीक है, मैं आपके साथ बेटा पक्का जुड़ा रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उसी के साथ साथ जैसी पहली क्लास में आपकी डेडिकेशन थी वैसे ही डेडिकेशन आपकी भी हमेशा आगे बनी रहे, तभी एग्जाम लिखने में मजा आएगा। अगर 2-4 दिनों के बाद ये जोश ठंडा हो जाएगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो अपना मस्त जुड़े रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। रोज ऑडिट पे हथौड़ा मारेंगे, इतना हथौड़ा मारेंगे कि हमारा पेपर अच्छे से निकल जाए। ठीक है जी, चलो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको जैसा भी ये लगा हो प्लीज एक बार वीडियो पे फीडबैक जरूर देना, चाहे तो कमेंट की फॉर्म में या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, जैसा आपको ठीक लगे बताना जरूर आपको कैसी लग रहे हैं लेक्चर्स। ठीक है, चलो जी, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाकी कल करेंगे अपना। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।